नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। देश भर में एक तरफ कोरोना संक्रमण का मामला 14 लाख को पार कर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का जोर जांच क्षमता बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील दोहराई गई। कोरोना मामले पर उपराष्ट्रपति के फेसबुक पोस्ट पर रिपोर्ट भी होगी आज के बुलेटिन में। साथ ही आपको दिखाएंगे देश भर में कैसे मनाया गया करगिल विजय दिवस और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें और बाढ़ का हाल और इसके साथ ही मौसम की जानकारी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14 लाख को पार कर गया है। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच के काम में लगातार तेजी लाई जा रही है और कोविड-19 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाओं और सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे, जिससे देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। इस प्रकार इन सुविधाओं से कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कोरोना से निपटने के अभियान में और तेजी लाने के लिए परीक्षण के 3 बड़े केंद्र खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन 3 उच्च क्षमता वाली परीक्षण सुविधाओं को रणनीतिक तौर पर ICMR, राष्ट्रीय कैंसर निवारण और अनुसंधान संस्थान नोएडा, ICMR राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और ICMR राष्ट्रीय हैजा और आंत्र बीमारी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है, जो हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इन प्रयोगशालाओं से संक्रामक क्लिनिकल सामग्री से स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने और उनके प्रतिवर्तन काल यानी टर्न अराउंड टाइम को कम करने में मदद मिलेगी। इन प्रयोगशालाओं में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण हो सकेगा और महामारी खत्म होने के बाद हेपेटाइटिस B और C, HIV, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस, क्लेमाइडिया, निसेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए भी परीक्षण का काम होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने जांच, खोज, उपचार की रणनीति अपनाई है ताकि महामारी का जल्द से जल्द पता लगाकर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। रविवार को जारी ICMR के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,40,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर परीक्षण की संख्या बढ़कर 11,805 हो गई और कुल परीक्षण की संख्या 1,62,00,000 से ज्यादा हो गई। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने 3,62,000 से ज्यादा नमूनों की जांच कर नया रिकॉर्ड कायम किया, तो निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक ही दिन में करीब 80,000 नमूनों की जांच कर नई ऊंचाइयां हासिल कर ली। देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के लगातार विस्तार से ही ये उपलब्धि संभव हो पाई है। और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 14 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश भर में कोरोना के ठीक हुए मामलों की कुल संख्या बढ़कर 9 लाख को पार कर गई। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई और 36,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। रिकवरी रेट बढ़कर 63.92% हो गया है। कोरोना रोगियों के ठीक होने और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 4,17,000 से ज्यादा हो गया है। ठीक हुए मामले सक्रिय मामलों से 1.89 गुना ज्यादा हैं। कोरोना से मृत्यु दर के मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है और ये फिलहाल 2.31% है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी से उबरने की दर अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर भी ज्यादातर देशों से काफी कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है और इसलिए अभी भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मन की बात कार्यक्रम की 67वीं कड़ी में उन्होंने इस महामारी के दौरान भी सकारात्मक रुख अपनाने और आपदा को अवसर में बदलकर स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों के लिए देशवासियों की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना वायरस से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है और कोरोना से मृत्यु दर भी काफी कम है। उन्होंने लोगों से पूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए आगाह किया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान भी सकारात्मक रुख अपनाने और आपदा को अवसर में बदलकर स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स वाले मास्क बनाने के लिए बिहार की महिला स्वयं सहायता समूहों, बांस से पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाने के लिए पूर्वोत्तर के कारीगरों, लेमन ग्रास की खेती के लिए झारखंड के किसानों, लद्दाख में खुबानी जैसे फल को मौसम की मार से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कच्छ के किसानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार के गांव में मोतियों की खेती के लिए वहां के कुछ युवाओं की प्रशंसा भी की और कहा कि ऐसे ही प्रयासों से आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है, तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है, उसको भी नई ऊंचाई पर ले जाना है। सही अप्रोच से, सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 15 अगस्त भी कोरोना संकट के बीच अलग परिस्थितियों में होगा। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वो स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी, आत्मनिर्भर भारत, कुछ नया सीखने, सिखाने और कर्तव्य पालन का संकल्प लें। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी की ओर से शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ करने और संस्कृत का उपयोग करने के लिए देशवासियों की तरफ से उन्हें बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित सैन्य अस्पताल को उपकरणों की खरीद के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। इससे कोविड-19 महामारी का प्रभावी रूप से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि करगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले और सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपति ने 20 लाख रुपए का ये चेक प्रदान किया। इसका इस्तेमाल सैन्य अस्पताल में पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटरी इकाइयों की खरीद के लिए किया जाएगा, जो कि सर्जरी के दौरान चिकित्सा पेशेवरों को सांस लेने में सक्षम बनाने और उन्हें संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक उपकरण हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर आदरपूर्वक अंतिम संस्कार तक न किए जाने की घटनाओं पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्थानीय समुदाय और समाज से इसे रोकने को कहा है। अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति सहायता और संवेदना की अपेक्षा करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, ऐसा खेदजनक असंवेदनशील भेदभाव भारत की उस सहिष्णुतावादी परंपरा के खिलाफ है जिसने समय समय पर आहत मानवता के प्रति दया और करुणा का व्यवहार किया है। संक्रमित व्यक्ति की अंत्येष्टि पर मनाही की घटनाओं पर दुख जताते हुए उन्होंने लिखा कि ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। जहां शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना रखी जाती है, ढांढस और भरोसा दिया जाता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसे व्यवहार का मूल कारण लोगों में जानकारी का ना होना है। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य प्रशासन और मीडिया लोगों तक प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि साझे प्रयास से हम इस महामारी के प्रभावों से उबरने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नागरिकों को जिम्मेदारी पूर्वक आचरण करना होगा। मास्क लगाना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास की सलाह भी दी। फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं के शौर्य, साहस, देशभक्ति और उनके बलिदानों के प्रति संपूर्ण राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने किसानों जैसे अनजान कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का आह्वान किया, जो निस्वार्थ भाव से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, पुलिस, मीडिया और सामान पहुंचाने वाले कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सरकार के एक विश्लेषण के अनुसार मौतों में 44% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर रविवार को लगभग 88% तक पहुंच गई। रविवार को कोरोना वायरस के 1075 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,30,606 हो गई। दिल्ली में रविवार को 1,807 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। राजधानी में अब तक 1,14,875 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 9,46,777 टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल राजधानी में प्रति मिलियन 4,09,830 टेस्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के सर्वाधिक 9,431 नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना के 1,115 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही संक्रमण के मामले 3,75,799 तक पहुंच गए। 6,044 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिससे राज्य में बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 2,13,238 तक पहुंच गई। अब तक कुल 18,86,296 लोगों की जांच की गई, जबकि रिकवरी दर 56.74% दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। अस्पताल से ही जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और प्रदेश के उन सभी कोरोना योद्धाओं को नमन करते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरी की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 2 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं कर्नाटक के हुबली में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का असर देखने को मिला। राज्य सरकार ने कोरोना प्रसार के मद्देनजर 2 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। इधर केरल कैबिनेट ने आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट की आज विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर फैसला किया जाएगा। इधर सिक्किम में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को देखते हुए वहां 21 जुलाई से लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, आपातकालीन सेवाओं और मीडिया को पहले की तरह छूट दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण का जो मामला है वो तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,61,89,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,47,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 42,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,46,800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 23,94,500 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 86,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना महामारी के कारण फ्रांस में कोविड-19 की जांच निःशुल्क करने का फैसला लिया गया है।
दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के लिए कई देशों में परीक्षण का काम जारी है। यूएस बायोटेक फर्म कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए अब अंतिम चरण की शुरुआत करेगी। फेज 3 ट्रायल के लिए अमेरिका में 30,000 लोगों को चुना गया है। कोरोना वायरस के पहले स्वदेशी टीका कोवैक्सीन का दिल्ली के एम्स में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। यह वैक्सीन ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से तैयार की गई है। पहले चरण के इस परीक्षण के तहत शुक्रवार को 30 साल के एक युवक को 0.5 मिलीलीटर का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया गया। एम्स के कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए अलग से क्लिनिकल एरिया तैयार किया गया है। पहले चरण में देश भर के 12 संस्थानों में 375 लोगों पर इस टीके का परीक्षण होना है। इसके अलावा PGI रोहतक में फेज 1 ट्रायल का पहला चरण पूरा हो चुका है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। ये 31 अगस्त तक जारी रहेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मिशन का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे प्रत्येक भारतीय को स्वदेश लाना प्राथमिकता है और कोई छूट नहीं दी जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मिशन के तहत इस वर्ष 6 मई तक विभिन्न माध्यमों से 8,14,000 से अधिक लोगों को वापस लाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत इजरायल साझेदारी फिलहाल कोविड-19 चुनौती से निपटने पर केंद्रित है और इस पर ध्यान देने के साथ ही सहयोग के विस्तृत एजेंडा पर आगे बढ़ना जरूरी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्ष गबी अश्केनाजी से बात करने के बाद ट्वीट कर ये जानकारी दी। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, इजरायल के विदेश मंत्री से बात करना सुखद रहा। भारत इजरायल साझेदारी फिलहाल कोविड चुनौती से निपटने पर केंद्रित है। इसके बावजूद सहयोग का विस्तृत एजेंडा आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। भारतीय वायुसेना की ताकत अब पहले से ज्यादा होने वाली है। फ्रांस से खरीदे गए 36 लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप आज फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरेगी और इसके 29 जुलाई को भारत पहुंचने की उम्मीद है। पहली खेप में 5 राफेल विमान शामिल होंगे। उन्हें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 29 जुलाई को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। राफेल विमान के लिए भारतीय वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने व्यापक प्रशिक्षण लिया है। फाइटर जेट में लगे वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग भी दी गई है। ये सभी अब ऑपरेशनल भी हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को फ्रांस ने भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में फ्रांस के राजदूत ने कहा कि फ्रांस हमेशा भारत के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि 1999 में मिराज, 2000 से लेकर 2020 में राफेल तक दोनों देशों की भागीदारी नई ऊंचाइयों पर है। करगिल युद्ध में सशस्त्र बलों के पराक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध की परिस्थितियों में हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे सैनिकों और उनके परिवार के मनोबल पर बहुत असर पड़ता है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़े जाते हैं और हर देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। ऊंचे पहाड़ों पर बैठा दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, बल्कि भारतीय सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। उन्होंने करगिल विजय के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर एकता के सूत्र में बंधे देशवासी सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भी बहादुरों का शौर्य देखने के लिए करगिल जाने का मौका मिला था, जो उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक है। उन्होंने देशवासियों से www.gallantry-awards.gov.in वेबसाइट पर जाकर सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम की गाथा से प्रेरणा लेने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में रविवार को कारगिल विजय दिवस का उत्सव गर्व, सम्मान और प्रेरणा के साथ मनाया गया। इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र ने ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की 21वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में देश भर में रविवार को करगिल विजय दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि करगिल विजय दिवस देश की सशस्त्र सेनाओं के निर्भीक संकल्प और असाधारण शौर्य का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके शौर्य और उनके परिजनों के धैर्य के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर जवानों के अदम्य पराक्रम और दृढ़ संकल्प को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन दुश्मन देश ने कभी आक्रमण किया तो करगिल की तरह उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने वायुसेना की मदद से दुर्गम इलाकों और खराब मौसम के बावजूद ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों पर विजय पाई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकों को सरकार के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से शुरू किए गए MyGov यानी कि मेरी सरकार नामक मंच के रविवार को 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पहल सहभागी शासन का उत्सव मनाने वाले मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने ट्वीट कर इस मंच को अपनी सक्रिय सहभागिता से समृद्ध बनाने वालों की सराहना की और उनसे योगदान जारी रखने की अपील की। अफगानिस्तान से 11 सिख और हिंदू रविवार को भारत आए। इनमें से गुरुद्वारे से अगवा किए गए निदान सिंह सचदेवा भी शामिल हैं। उनका अफगानिस्तान में अपहरण कर लिया गया था और 18 जुलाई को उन्हें रिहा किया गया। भारत ने उन्हें वीजा उपलब्ध कराया और उनकी यात्रा का इंतजाम किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन परिवारों को सुरक्षित वापसी को लेकर अफगानिस्तान सरकार के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि अफगानिस्तान में परेशानियां झेल रहे अफगान हिंदू और सिख समुदाय के सदस्यों की भारत में वापसी की सहूलियत दी जाएगी। ये फैसला काबुल के गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले के बाद आया था। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। एकीकृत वस्तु और सेवा कर IGST रिफंड में 2020 करोड़ रुपए का दावा करने वाले और लापता निर्यातकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक लापता निर्यातकों की संख्या 1474 तक पहुंच गई है। ऐसे सभी निर्यातकों के IGST रिफंड का भुगतान निलंबित कर दिया गया है जिनकी सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक आई। हालांकि सीमा शुल्क अधिकारियों को सामान्य निर्यातकों के रिफंड के भुगतान में तेजी लाने को कहा गया है।
राजस्थान में सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को स्पीकर के अयोग्यता नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। स्पीकर ने राजस्थान हाई कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने राज्यपाल को कैबिनेट का संशोधित नोट भेज दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अपनी स्वीकृति देंगे। और इसी बीच राज्य के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने जयपुर में राज्य भवन में राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने 6 विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी तरह की कार्यवाही की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के निर्देश दिए हैं। सितंबर 2019 में बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और अब बात बाढ़ की। असम में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। यहाँ पर 23 जिलों के 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में रविवार को 5 और लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई। असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 128 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर गुवाहाटी क्षेत्र में धीरे धीरे घट रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की और राज्य में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए और सामान्य स्थिति बहाल करने में उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। दूसरी तरफ बिहार में 11 जिलों में करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और यहां पर लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिहार में कम से कम 10 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई है। दरभंगा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है और ऐसे में पूरा देश आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। अपनी उपलब्धियों और विचारों से कलाम साहब समाज के सभी वर्गों, खासकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने आम जनता की राष्ट्रपति भवन तक पहुंच बनाई। छात्रों से कलाम साहब का काफी लगाव था। I will fly. I am born with potential. I am born with confidence. I am born with wings. So, I will fly. सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिससे हर वर्ग और हर उम्र के लोग खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने पहले डीआरडीओ और फिर इसरो जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में काम किया। 1998 में पोखरण में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े रहे। इस वजह से उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी रहे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी उन्हीं की देखरेख में हुई। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। कलाम साहब के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कलाम साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनके विचार, उनके आदर्श
हमेशा अमर रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।